चाहे उधर ले जाओ, काम खत्म। तो चलो इससे हम इसको इधर बना रहे हैं, अगर हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाएं तो देखो एट द सेम टाइम ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो देखो यहाँ पे जहां पाई था वहां सिग्मा बन गया, जहां सिग्मा था वहां पाई बन गया, और ये क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये क्या है बेटा, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखो हाइब्रिड को चलो बनाते हैं। देखो हाइब्रिड में यहां पाई है, यहां सिग्मा है, तो क्या आएगा, पार्शियल आएगा। यहां सिग्मा है, यहां पाई है, तो क्या आएगा, पार्शियल आएगा। तो इसको पार्शियल बनाने के लिए देखो ऐसे मैंने क्या बना दिया, डॉट 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 बना दिया। ठीक, तो इस तरीके से हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। अब रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ खास बात हमें बतानी है बच्चों को। देखो पूछा जाता है, देखो मैंने क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट कैसे आया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अब मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे हमें हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसको ट्रांसफर करके, बाय द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पी ऑर्बिटल। करेक्ट। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन या पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को टच नहीं कर रहे हैं, तो पता है क्या होगा, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनका स्केलेटन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्केलेटन बनाता है। तो देखो जैसे हम किसी की बात कर लें, ओजोन देखो, जो एटम जहां पर था वहीं पे कनेक्टेड है, तो एटम का मूवमेंट मत कराना, ना तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सोचना डिफरेंट जाएगा और ना तो हाइब्रिड में डिफरेंट जाएगा। एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस पाई इलेक्ट्रॉनों को हम घुमा रहे हैं। ऐसे यहां पे भी देखो सारे के सारे एटम जैसे जैसे कनेक्टेड थे वैसे ही कनेक्टेड रहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी और रेजोनेंस हाइब्रिड में भी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा बेंजीन से बनो। बेंजीन में देखो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन जहां जहां था वहीं वहीं फिक्स्ड है, सिर्फ घूम कौन रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन बनता कैसे बताओ, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पी ऑर्बिटल से। आप बच्चों को पता है कि इस तरह से अगर हम ओवरलैपिंग करते हैं, ये देखो ध्यान से समझना, ये 2 पी ऑर्बिटल आते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं ऐसे, ऊपर भी ओवरलैपिंग और नीचे भी ओवरलैपिंग, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अब इमेजिन करो, उसको मैं यहां ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको घर पर जाके ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पी, हर कार्बन के पास देखो एक एक पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कितने पी ऑर्बिटल्स है यहाँ पे, 6 पी ऑर्बिटल्स। अब 6 पी ऑर्बिटल का सिचुएशन क्या होगी, 6 लोब आगे होगा और 6 लोब पीछे। अगर ये जो नोडल प्लेन है, नोडल, ये जो कॉर्नर वाला नोडल प्लेन, नोडल पॉइंट है, इस नोडल पॉइंट को अगर इस कार्बन पे रखें तो देखो क्या होगा, 6 लोब्स ऐसे आगे निकले होंगे और 6 लोब्स ऐसे बोर्ड के अंदर गए होंगे। हर जगह 6 लोब्स आगे, 6 लोब्स आगे, 6 लोब्स आगे, इंक्लूडिंग हाइब्रिड, और 6 लोब्स कहां होंगे, पीछे होंगे। इसके बारे में अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होगा आगे पीछे, यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होगा आगे पीछे, यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होगा आगे पीछे, ऐसे यहां पर होगा। लेकिन इसमें क्या सिचुएशन आएगी, क्योंकि इसमें देखो हर जगह पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल कहीं नहीं जा रहा है, पी ऑर्बिटल अपनी प्लेस पर है। तो पी ऑर्बिटल अगर रिप्लेस, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहां जो आउटर बेंजीन की रिंग के बाहर जो पी ऑर्बिटल का ये वाला लोब है, जो पी ऑर्बिटल का ये वाला लोब है, कोई भी एक लोब ले लो, मान लो ये आप बाहर है और ये कहां है, अंदर है, तो ये जो पी ऑर्बिटल का जो बाहर वाला लोब है वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी यूनिफॉर्मली सारे के सारे ऑर्बिटल में होगी। ऑल द 6 ऑर्बिटल्स विल हैव इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बाहर भी और अंदर भी। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, देखो हाइब्रिड के बारे में, ये मान लो फ्लैट रिंग है, बेंजीन फ्लैट है, हेक्सागन है, फ्लैट है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हर कार्बन के साथ H ऐसे लगा हुआ है, और ऊपर पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और नीचे भी पी ऑर्बिटल की क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मेरे ख्याल से आप इमेजिन कर पा रहे हो। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, मैं ये टैब ले लूं, टैब में देखो मान लेते हैं हेक्सागन है, तो यहां पे ऐसे बेंजीन के ऑर्बिटल्स लगे हैं। कितने ऑर्बिटल्स लगे हैं, 6 ऑर्बिटल है, हर कार्बन पे ऑर्बिटल है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर बात करें, ऊपर भी पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और नीचे भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने बेंजीन का क्या बताया, हाइब्रिड बताया। हाँ, तो मैं बता रहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सब कुछ सेम होगा। ये देखो क्या क्या सेम होगा, स्केलेटन सेम होगा, पेड अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नेट चार्ज देखो प्लस माइनस नेट चार्ज सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन।
करेक्ट। अब रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात बताएं कि ये रियल स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल है। हाइब्रिड को कैसे आप बनाओगे, तो आंसर है उसका विद द हेल्प ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कितना परसेंट हाइब्रिड के बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कितनी है। अब फॉर्चुनेटली इन दोनों को देखो, दोनों आइडेंटिकल है, इन दोनों को देखो आइडेंटिकल है। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में क्या होगा, इक्वल होगा। तभी तो मैंने बोला ए और बी का कंट्रीब्यूशन इसमें इक्वल होगा, इसका कंट्रीब्यूशन इसमें इक्वल होगा। दोनों बेंजीन एकदम आइडेंटिकल है तो दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होगा, इक्वल होगा। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अलग अलग स्टेबिलिटी के बनेंगे, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो अपना कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। अभी तो सिंपल वे में चलो, एग्जांपल 1 2 3 में सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी बराबर है, इसलिए हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उसका क्या है, इक्वल है ना। तो एक इन 3 एग्जांपल के साथ आप कॉन्सेप्ट बनाओ। क्या कोई बोले ओजोन में क्या सच्चाई है, आप बोल देना ओजोन में तीनों ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ इक्वल है। कोई बोले नाइट्रो कंपाउंड में सच्चाई क्या है, आप बोलना NO बॉन्ड लेंथ इक्वल है, रीजन ड्यू टू रेजोनेंस। बेंजीन की सच्चाई क्या है, क्या बेंजीन में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर है, नो। बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, करेक्ट। तो इतनी सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे लिखते हैं। तो पहले देखो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, अब हम बताएंगे आप बच्चों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसका कई नाम है, और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑब्लिक, कैनोनिकल भी नाम है, लैटिन टर्म है कैनोनिकल, CANONICAL, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इसको मैं डिक्टेट कर रहा हूं और आप धीरे धीरे लिखिए। फॉर एक्सप्लेनिंग, चलो मैं भी लिखता हूं, फॉर एक्सप्लेनिंग all the properties of the molecule different hypothetical Lewis structures are prepared by transfer oblique delocalization, by delocalization of pi electrons of p orbitals. These hypothetical structures are called resonating structures. इसको हम लोग शॉर्टकट में RS बोलेंगे। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहले देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सभी का स्केलेटन क्या होगा, सेम होगा। सभी पे नेट चार्ज क्या होगा, सेम होगा। सभी में पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर भी क्या होंगे, सेम होंगे। हाइब्रिडाइजेशन एटम का क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, सिर्फ
पाई इलेक्ट्रॉन का, यानी पी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। तो हमने लिखा करेक्टरिस्टिक आर एस, ऑल आर एस will have same skeleton, net charge, paired, unpaired electrons, hybridization will not change. Hybridization of atoms, hybridization of atoms will not change. जो एनर्जी होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, उसकी वो अप्रॉक्स क्या होगी, सेम होगी। फॉर्चुनेटली ये जो तीनों एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं उन सभी की एनर्जी आइडेंटिकल है, तभी तो सभी की स्टेबिलिटी क्या है, इक्वल है। एनर्जीज विल बी अप्रॉक्स सेम, अप्रॉक्स सेम। तो डिफर क्या करेगा, दे विल डिफर ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, इसका मतलब पी ऑर्बिटल है तो पाई बॉन्ड बनाता है। अब बच्चों को बताऊंगा कि जब पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में होगा तो वो पी ऑर्बिटल वो हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो डिफर ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल्स। और बार बार बोल चुका हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है ना बेटा, वो कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं। इनको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें रेजोनेंस हाइब्रिड जो रियल स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दे कंट्रीब्यूट, दे मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे कंट्रीब्यूट, बल्कि हम लिख देंगे ऑल आर एस विल कंट्रीब्यूट। दे कंट्रीब्यूट मतलब ऑल आर एस, दे कंट्रीब्यूट in the real structure known as, क्या बोलते हैं बताइए, रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग RH से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगली हेडिंग जो हम डालेंगे दैट विल बी द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, पहली बात ये रियल स्ट्रक्चर है, नेचर में यही पाया जाता है। दूसरी चीज ये सबसे ज्यादा स्टेबल है देन एनी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तीसरी चीज, इसको कंट्रीब्यूट कौन करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। करेक्ट। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, इट इज रियल, पहली चीज रियल एंड मोस्ट स्टेबल देन एनी वन ऑफ द RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रियल है एंड मोस्ट स्टेबल, करेक्ट। अब ऑल RS टुगेदर contribute their characters for RH। कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल RS इन RH का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी of
ईच आर एस। अब बच्चे कहेंगे हमें स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी? तो भैया स्टेबिलिटी मैं आपको सिखाऊंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे। एडवांस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी जो 1 2 3 एग्जांपल्स कर रहा है, ये तो दोनों सब आइडेंटिकल देख रहे हैं। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इक्वली स्टेबल क्या हैं? इसीलिए दोनों का कैरेक्टर, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कैरेक्टर हाइब्रिड में क्या हो रहा है? इक्वल जा रहा है। तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन में क्या होगा? ऑल आर एस इन द आर एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आर एस। एग्जाम्पल में हम क्या करें? एग्जाम्पल इन पहले क्या लिखा था? ओजोन। एग्जाम्पल में ओजोन में, नाइट्रो में एंड इन बेंजीन all RS are equally stable so फायदा क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा कि करेक्टर बराबर बराबर पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिड में। तभी तो मैंने चिल्ला के बोला कि ओजोन में ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल है। नाइट्रो में एनओ बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल है। बेंजीन में सीसी बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन दोनों का क्या हो जाएगा? 50-50% जाएगा। आर इक्वली स्टेबल सो ओ बॉन्ड लेंथ, ओ बॉन्ड लेंथ इन O3, NO bond length in nitro and CC bond length, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं बेटा, बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन विल बी इक्वल। करेक्ट? अब इसके बाद हम आप बच्चों को बताने वाले हैं रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कोई काम होता ही नहीं है। तो अब 5th पॉइंट की हम बात करेंगे बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। इसको RE से रिप्रेजेंट करेंगे। करेक्ट? 1 मिनट कुछ बातें सुन लो इसके बारे में। देखो, रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी है जिससे मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइज करने में लगाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, रेजोनेंस एनर्जी अगर किसी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये 2 पॉइंट याद रखना, दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और 2 फॉर्मूले आते हैं रेजोनेंस एनर्जी निकालने की। करेक्ट? अब देखो, हमने कहा रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी है जिससे मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? डीलोक। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पहली बात याद रखना। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको मैं बेंजीन से आप बच्चों को समझाना चाह रहा हूं। उसी को किसी भी मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन में आप क्या कर देना? एक्सटेंड कर देना। जैसे मान लो बेंजीन है, सपोज करो बेंजीन अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा होता तो इसकी एनर्जी क्या होती? 100 जूल होती। तो 100 जूल अगर इसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती तो एक्सपेरिमेंट करने जब हम बैठ रहे हैं तब भी तो 100 आनी चाहिए थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करने बैठते हो और बेंजीन की एनर्जी निकालते हो, हर एक बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी एनर्जी निकालते हो, तो वो 100 जूल नहीं आती। से फॉर एग्जांपल वो 100 जूल से, यानी कि जितना होना चाहिए था उससे क्या आती है? कम आती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने थॉट प्रोसेस लगाया कि जो डिफरेंस आ रहा है थ्योरेटिकल का और एक्सपेरिमेंटल का, शायद उसी एनर्जी से मॉलिक्यूल अपने पाई इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? डीलोकलाइज करने में यूज कर रहा है। तो मान लो कि 20 जूल एनर्जी इसने पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइज करने में क्या कर दिया है? यूज कर दिया है। तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 80। यानी जितना आना चाहिए था उससे कम एनर्जी एक्सपेरिमेंटल आती है। तो डिफरेंस कहां गया? तो लोगों ने कहा कि पाई इलेक्ट्रॉनों को घुमाने में मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? उस एनर्जी को यूज कर रहा है। तो उसी एनर्जी को तो क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी जिससे मॉलिक्यूल क्या करता है? पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइज करता है। दूसरी चीज, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अभी मैंने बोला 20 जूल एनर्जी से मान लो वो पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइज कर रहा है, से फॉर 30 जूल एनर्जी से डीलोकलाइज करता। तो 30 जूल एनर्जी से अगर डीलोकलाइज करता तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती 100 माइनस 30 70 बचती। और स्टेबिलिटी को इंटरनल एनर्जी से हम कोरिलेट करते हैं। स्टेबिलिटी अगर किसी की ज्यादा होगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी। मान लो किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी।
तो पहले मान लो 100, पहले सपोज करो 100 था, 20 से घुमा रहा होता तो इंटरनल एनर्जी 80 हो जाती, 30 से घुमा रहा होता तो इंटरनल एनर्जी 70 हो जाती। तो 30 70 यानी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ रही है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो हमने क्या सिखाया आप बच्चों को, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी, पहली चीज इट इज द एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। चलो भाई, दूसरा पॉइंट, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कभी कभी स्टेबिलिटी आपको पता होता है लेकिन रेजोनेंस एनर्जी आप कंपेयर नहीं कर पाते। जबकि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, हर बच्चा जानता है इस चीज को। तो कौन सी एनर्जी है वो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब देखो 2-3 फार्मूले आते हैं, रेजोनेंस एनर्जी निकालना है ना बेटा। तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू होती है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल होगा, अगर रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो क्या होगी, कम होगी। फॉर्चुनेटली 1 2 3 एग्जांपल में बार बार कोट कर रहा हूं कि 1 2 3 एग्जांपल्स में दोनों की एनर्जी क्या है, दोनों आइडेंटिकल जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों की एनर्जी बराबर है। किसी की एनर्जी ले लो, इसकी एनर्जी में से माइनस कर दो, रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आया, रेजोनेंस एनर्जी is equal to energy of most stable RS minus energy of RH। ठीक है भाई। दूसरा फॉर्मूला, हालांकि इस फॉर्मूले के बेसिस पे आज तक कभी कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से निकालते हैं। देखो जैसे मान लो हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है पाई बॉन्ड पर हाइड्रोजन का एडिशन, और आपने स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा होगा। जैसे मान लो बेंजीन में अगर हम साइक्लोहेक्सीन की बात करें, किसी मॉलिक्यूल में मान लो एक पाई बॉन्ड है, ये मान लो यहां पे एक पाई बॉन्ड है, और इस पे जब हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो तो मान लो 20 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बेंजीन में अगर हम 3 पाई बॉन्ड्स को क्लेम कर रहे हैं तो 60 जूल एनर्जी निकलनी चाहिए थी कि नहीं निकलनी चाहिए थी? आंसर है हाँ। बट जब इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो एनर्जी 60 नहीं निकलती, 60 से कम निकलती है। तो बीच का डिफरेंस कहां गया? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्लेम किया कि वही तो एनर्जी है जो क्या है, रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्म में इन्वॉल्व है, करेक्ट। तो रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, theoretical heat of hydrogenation, हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द पाई बॉन्ड, माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इन थ्योरेटिकल माइनस एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, करेक्ट। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन की बात करूं, एक साइक्लोहेक्सीन है, इसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया, ये साइक्लोहेक्सेन बना। मान लो इसमें x जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड को क्लेम कर रहे हो? बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स की क्लेम कर की जा रही है, 3H2 डालेंगे, साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो थ्योरेटिकल जो एनर्जी निकलनी चाहिए कितनी निकलनी चाहिए? 3x जूल, या क्या होनी चाहिए? थ्योरेटिकल होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटल, गिवन एक्सपेरिमेंटल दिया है, फॉर एग्जांपल गिवन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 3x से कम आती है बेटा। एक्सपेरिमेंटल अगर दिया गया है कितना मान लो, 2.5x मान लो, 2.5x जूल एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है। तो देयरफॉर रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी? रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू 3x माइनस 2.5x इज इक्वल टू 0.5x जूल। जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? रेजोनेंस एनर्जी होगी, करेक्ट। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा,
भैया रेजोनेंस एनर्जी ना तो एक्सोथर्मिक है ना तो एंडोथर्मिक है, कोई रिएक्शन थोड़ी ना करा रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस। जो आना चाहिए था थ्योरेटिकली वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? दैट इज द रेजोनेंस। अब अगले टॉपिक में, अगले पॉइंट में देखो हमने क्या क्या सिखा दिया आप बच्चों को। हमने बताया रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। हमने कहा एक मॉलिक्यूल से जब मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाओ तो बहुत सारे हाइपोथेटिकल लेविस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइज करके, और तब जाके मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं। सारी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को मिला के रेजोनेट, जो जैसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में बता दिया, हमने रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बता दिया। अब देखो, अब हमने आप बच्चों को बताया था जब किसी एक स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज ना बताई जा सके तो भैया हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये स्ट्रक्चर अपनी सारी प्रॉपर्टीज बता पाता है, ये स्ट्रक्चर अपनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं बता पाता है। तो इसका मतलब रेजोनेंस करने की कोई कंडीशन होनी चाहिए। जैसे हमने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या चाहिए था? मॉलिक्यूल में के बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे रेजोनेंस की शर्त है, जो मॉलिक्यूल उस रेजोनेंस करने की सारी शर्तों को पूरी करेगा उसी मॉलिक्यूल में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब अगला चीज हम हेडिंग डालने वाले हैं कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो बेटा आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया रेजोनेंस का, दूसरी चीज हमने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दिया, तीसरी चीज हमने आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बता दिया, हमने रेजोनेंस एनर्जी बता दिया, और अब हमें ये पता करना है ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसमें रेजोनेंस होगा और ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस करने की एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? पहली बात, रेजोनेंस करने वाले जो मॉलिक्यूल है उसमें p ऑर्बिटल्स होने चाहिए और p ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि पाई बॉन्ड के साथ कम से कम एक चीज का कॉन्जुगेशन हो। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है नेक्स्ट एटम। कॉन्जुगेशन जब बनता है इसका मतलब नेक्स्ट। कॉन्जुगेशन की हिंदी होती है संयुग्मन। संयुग्मन, संयुग्मन का मतलब होता है साथ, यानी पाई बॉन्ड के अगले एटम पे पाई बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो, प्लस चार्ज हो, लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस करने की दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली चीज p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होने चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस में p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं या ट्रांसफर होते हैं, सिग्मा का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो अगर डीलोकलाइज करेंगे कब? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, जब ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे तभी तो मेरा इस एटम का दिया हुआ इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा। तो प्लेनरिटी का होना जरूरी है। तो देखो पहले क्या लिखा, फॉलोइंग कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, p या d ऑर्बिटल्स शुड बी कोप्लेनर। दूसरी चीज, पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कम से कम एक फॉलोइंग में से एक का क्या हो? कॉन्जुगेशन हो। जैसे देखो मैंने लिखा शुड बी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब नेक्स्ट एटम, ध्यान देना, नेक्स्ट एटम पर पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होगा इसका पाई का। तो पाई के साथ पाई का जब कॉन्जुगेशन होगा तो बोलेंगे पाई पाई कॉन्जुगेशन। इसका एग्जांपल देखो, ये पाई हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया। तो पाई बॉन्ड देखो ये है ना बेटा, ये है ना, इसके जस्ट नेक्स्ट एटम यानी तीसरे एटम पे देखो क्या पाई बॉन्ड है। अब ये स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है वैसा नेचर में नहीं है। नेचर में तो हाइब्रिड है। ये वाला स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन हाइपोथेटिकल है। आप कहोगे कि ये क्या मतलब है, हाइपोथेटिकल कैसे है? अरे भैया ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर है, लिविस सिंबल है, लिविस स्ट्रक्चर बनाया। लिविस के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या था? ऑक्टेट का कंप्लीट करना। अगर ये स्ट्रक्चर बनाया तो मॉलिक्यूल नेचर में अगर ऐसा ही करेक्टर शो करे, ऐसा करेक्टर क्या है, यहां पाई है, यहां सिग्मा, यहां पाई है, टर्मिनल पर पाई है, बीच में सिग्मा, ऐसा करेक्टर शो करे, बॉन्ड लेंथ शो करे, लेकिन ऐसा वो शो नहीं करता। तो अगर वो शो नहीं करता तो हमने बताया था कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब एक मॉलिक्यूल से एक लिविस स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ना कर पाए तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बनाते हैं लिविस स्ट्रक्चर्स, और फिर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसे बनाएंगे वो मैं बात की बात बता रहा हूं। अभी तो हमें इस पॉइंट पर यह सीखना है कि कहां रेजोनेंस होगा, कहां रेजोनेंस नहीं होगा, है ना। तो पाई पाई कॉन्जुगेशन, इसे कहते हैं पाई
पाई कॉन्जुगेशन। उसके बाद देखो पाई के साथ लोन पेयर आ जाए, पाई के साथ क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, पाई के साथ कॉन्जुगेशन, पाई एलपी कॉन्जुगेशन। पाई एलपी कॉन्जुगेशन बनाने के लिए देखो पाई बॉन्ड बना दो और यहां पर आप क्या लगा दो, आपने यहां पे क्लोरीन लगा दिया, देख लीजिए क्लोरीन लगा दिया। तो नेक्स्ट एटम पर देखो पाई के साथ क्या हो गया, एलपी कॉन्जुगेशन। पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, पाई के साथ नेगेटिव कॉन्जुगेशन, इसे कहते हैं पाई नेगेटिव। जस्ट नेक्स्ट एटम पे देखो हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन। पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, जस्ट नेक्स्ट एटम पे हमने देखो एक रिंग बना लेते हैं, ये देखो हमने ये पाई बॉन्ड लिया और इसी पाई बॉन्ड के जस्ट ऊपर हमने क्या डाल दिया, प्लस चार्ज डाल दिया, इसे बोलेंगे पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हटा देंगे तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा भैया, कॉन्जुगेशन चाहिए पाई के साथ। फिर देखो ये से कहते हैं फ्री रेडिकल, पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, पाई फ्री रेडिकल। ये देखो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल मैंने यहां बना दिया। तो यहां इसके साथ पाई पाई है, इसके साथ पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन है। उसके बाद बैक बॉन्डिंग, जहां कहीं पे भी बैक, क्योंकि रेजोनेंस में होता क्या है, पी ऑर्बिटल का ट्रांसफर, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो बैक बॉन्डिंग अगर कहीं पे भी हो रहा है तो वहां पे भी रेजोनेंस होगा। बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल देखो, आप बच्चों को पता है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है बताओ, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन है कि एक के पास नेगेटिव या लोन पेयर हो और बगल वाले एटम पे क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, तभी तो बैक करेगा इलेक्ट्रॉन। तो बैक बॉन्डिंग में जैसे CH2 के साथ प्लस लगा दिया, अब लोन पेयर इधर होना चाहिए। लोन पेयर वाले एटम क्या है, जैसे मान लो NH2 आ गया, OH आ गया, हेलोजेंस आ गए, तो इन सब के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है और बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो अ रेजोनेंस। तो हमने आप बच्चों को सिखाया कि टोटल, ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेजोनेंस करने की कंडीशन है, ऑर्बिटल तो प्लेनर हो और इस 6 टाइप्स की कंडीशन में से कोई एक पूरा हो या मोर देन वन पूरा हो। पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव, पाई लोन पेयर, पाई फ्री रेडिकल एंड बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो अ रेजोनेंस। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे आप छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्या कि कहां रेजोनेंस होगा और किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। साथ में हम ये भी पता करेंगे कि कितने पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन में है, यानी कितने पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। और अगली चीज हम आपसे आप बच्चों को सिखाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल में। तो देखो मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया, क्वेश्चन 1, फाइंड कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, कहां रेजोनेंस होगा। कभी बोले कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मतलब कहां रेजोनेंस होगा, सीधी सी बात है। टोटल कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स, कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स, जैसे पी ऑर्बिटल कोई बोले ये पी ऑर्बिटल है, हाँ इथीन कोई बना दे, ये देखो इथीन बना दिया, तो कोई बोले इथीन में कितने पी ऑर्बिटल है, आप बोलोगे 2, यहां पे भी है, यहां पे भी है, पाई बॉन्ड बना है तो पी ऑर्बिटल है। लेकिन कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल मतलब जो रेजोनेंस कर रहा हो। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स नंबर हमें चाहिए, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम बन जाती है। बहुत सिस्टम से करेंगे। कॉलम बनाया, मॉलिक्यूल, किस टाइप के मॉलिक्यूल को मैंने लिया, कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स, क्वेश्चन पूछ रहे हैं पी ऑर्बिटल नहीं, कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखो, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में है, सबके पास एक एक पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। कितने पी ऑर्बिटल है, 4 पी ऑर्बिटल है। और हर पी ऑर्बिटल के पास अगर बॉन्ड बना है तो बेटा क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बताओ। बॉन्ड बनाने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां भी एक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, इससे बॉन्ड बन गया है, ये बॉन्ड बनेगा। तो यहां पे कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। तो पहले एग्जाम्पल में ध्यान से समझना, क्योंकि अगर यहां समझोगे तभी अननोन क्वेश्चंस आप कर पाओगे। पी ऑर्बिटल्स हमें 4 मिले और पी इलेक्ट्रॉन भी 4 मिले और रेजोनेंस करने वाले भी इलेक्ट्रॉन 4 मिले, क्योंकि सब कॉन्जुगेशन में है। आप ऐसे भी कह सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं पाई सिग्मा पाई, पाई इससे देखो ऐसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन के लिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, यानी पाई बॉन्ड के पास अगले में सिग्मा फिर लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, देखो पाई सिग्मा नेगेटिव,
पाई सिग्मा पॉजिटिव। इधर रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्योंकि कंडीशन तो इधर पूरी हो रही है ना बेटा, कंडीशन इधर पूरी हो रही है, इधर रेजोनेंस, इधर कंडीशन नहीं पूरी हो रही है। हाँ, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। यहां बोलते हैं पाई सिग्मा लोन फ्री रेडिकल, ये भी बोल सकते हो आप। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 2 में बताइए आप, पहली बात कॉन्जुगेशन है क्या? तो आपने कहा कि सर पाई बॉन्ड तो है, पाई सिग्मा डबल, जब डबल सिग्मा आ जाए तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में, उस जोन में, उस पोर्शन पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्योंकि कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। पाई सिग्मा पाई गलत हो गया ना, पाई नेक्स्ट टर्म पे कुछ नहीं है। तो यहां पे p ऑर्बिटल्स तो 4 है, 1 2 3 4, लेकिन हमें कॉन्जुगेटेड वाले चाहिए। ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल में, इसमें भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। करेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है और इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, ये तीसरे एग्जाम्पल को मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं भाई, टाइम लगाऊंगा मैं इसमें, क्योंकि आपको बच्चों को ये नहीं समझ में आता यार कि रेजोनेंस हो रहा है, कहां रेजोनेंस हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, तो समझना ध्यान से। अभी देखो ये एलीन का केस है, एलीन में क्या है पाई, और नेक्स्ट एटम पे देखो 1 2 3 4 एटम है, एलीन है। एलीन क्या होता है? जब लगातार पाई बॉन्ड हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? एलीन बोलते हैं। अब नोटिस करो, तीसरे एटम पे इसमें से कोई कंडीशन पूरी हो रही है, 2 और 3 के बीच में क्या आ रहा है उसे टेंशन मत लेना। देखो पाई और फिर तीसरे एटम पे फिर पाई, रेजोनेंस कर रहा है भैया, है ना। तो जैसे यहां पे देखो पाई, इसको अगर 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, इसको 4 बोले, तो 1 2 पाई के तीसरे एटम पे देखो पाई है, ऐसे पाई के तीसरे एटम पे पाई है, बीच में सिग्मा आए, बीच में पाई आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब क्या इस क्वेश्चन क्या है? कितने डीलोकलाइज्ड पी ऑर्बिटल्स है? तो डीलोकलाइज्ड पी ऑर्बिटल, ये जो कॉन्जुगेशन में होगा वही रेजोनेंस करेगा। देखो किनारे वाले पाई बॉन्ड्स रेजोनेंस कर रहे हैं, बीच वाला रेजोनेंस नहीं कर रहा है क्योंकि वो कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो अब यहां पे कितने रेजोनेंस कर रहे हैं? A1 2 3 4 p ऑर्बिटल्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रेजोनेंस में क्या है? इन्वॉल्व है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? जो कॉन्जुगेशन में होंगे। देखो ये वाला पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है और ये वाला पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे है? रेजोनेंस में है। कैसे करेगा वो मैं बात की बात बताऊंगा। ये बीच वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा ये वाला फोर्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ की बात करो, पाई, ये 1 2 3, क्या तीसरे एटम पर पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में पाई है? आगे पाई बॉन्ड क्या होता है? आगे बनना चाहिए, पीछे बनेगा तो रेजोनेंस होने का कोई मतलब है ही नहीं, है ना बेटा। तो यहां पर अगर फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो यहां पर क्या कहते हैं? फाइंड कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स। हमें यहां लिखना चाहिए कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स, कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स। तो यहां कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स नहीं है और यहां रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज, केमिकल बॉन्डिंग में आप बच्चों ने जरूर सीखा होगा कि जब ड्यू क्या होता है? इवन होता है, तो टर्मिनल ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होते हैं। देखो यहां sp है और यहां पर sp2 है, टर्मिनल ऑर्बिटल इसका परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है तो पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई। तीसरा एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल में अगर नोटिस करो, देखो पाई सिग्मा पाई, जब 2 पाई बॉन्ड होता है तो एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस करता है। तो कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स यहां पे है 1 2 3 4, तो कॉन्जुगेटेड पी ऑर्बिटल्स 4 है और रेजोनेंस करने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 4 है। एक बार फिर से यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड में से एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस करता है क्योंकि वही उसके कहां पे होता है? कॉन्जुगेशन में होता है। सिखाऊं मैं आपको? देखो इसका पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड इसका बनाने के लिए बेटा क्या करोगे? ये देखो इन पी ऑर्बिटल को मैंने बना दिया जिन्होंने पाई बॉन्ड बनाया। अब यहां पे 2 पी ऑर्बिटल है तो 2 पाई बॉन्ड है, 2 पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए और बॉन्ड बनाने के लिए पी ऑर्बिटल का एक ही प्लेन में होना चाहिए। देखो एक तो इससे पी ऑर्बिटल बन गया, दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। दूसरा पाई बॉन्ड बनाने के लिए से फार ये पी वाई आया, ये भी क्या आएगा? पी वाई आएगा। तो रेजोनेंस कौन करेगा? जो ऑर्बिटल जिनके पी ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होंगे बेटा वही तो रेजोनेंस करेंगे। प्लेन का मतलब ये देखो, ये अगर पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई है तो ये रेजोनेंस करेगा। 4 पी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहे हैं, ये पीजेड थोड़ी ना रेजोनेंस करेगा क्योंकि वो
प्लेनरिटी में नहीं है। तो रूल बना देते हैं लोग कि अगर किसी के पास मोर देन 1 पाई बॉन्ड है, जैसे 2 पाई बॉन्ड्स है, तो एक ही पाई बॉन्ड क्या करता है, रेजोनेंस करता है। इसमें देखो, इसमें पाई सिग्मा सिग्मा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। कितने पी ऑर्बिटल रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 पी ऑर्बिटल्स हुए और 4 पी इलेक्ट्रॉन्स भी हुए। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बेंजीन के रेस्पेक्ट में बात करें, हर बेंजीन के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2 है। तो पी ऑर्बिटल्स कितने हैं, 6 पी ऑर्बिटल। हर कार्बन पर इस तरह का पी ऑर्बिटल है, हर कार्बन पर इस तरह का पी ऑर्बिटल है। और याद रखना ऑर्बिटल अपनी जगह पे ही है, बस इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है। तो यहां पे कितने पी ऑर्बिटल्स हैं, 6 पी ऑर्बिटल्स हैं। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें नोटिस करोगे तो ये देखो पाई सिग्मा पाई, ये यहां पर पी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये कार्बन, ये एटम रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व है, ये पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। पी 2 हो गए, 3 4 5 6, ये इन्वॉल्व नहीं है। तो यहां पर कितने पी ऑर्बिटल्स हुए, 6, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो इसके बाद हम आपको 9th एग्जाम्पल बता रहे हैं।